एक इंसान जो आज ये देख रहा है वो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है या 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, क्या वो भी सोच सकता है 2,000 20,000 करोड़ की? जरूर सोच सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा और उसको आप कैसे डील करेंगे। इसीलिए आपकी जिंदगी, आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप जिंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो? पैसा बन नहीं रहा है, बन रहा है तो टिक नहीं रहा है, और खर्चे हैं कि आमदनी से ज्यादा हैं, और एक बहुत बड़ा स्ट्रगल जिंदगी में चल रहा है। बिजनेस चल नहीं रहा है या जॉब है तो प्रमोशन नहीं हो रही है, और जिंदगी है तो रिलेशनशिप बढ़िया नहीं चल रही है, दोस्तों से, घर वालों से, पति से कुछ ना कुछ झगड़ा कलेश लगा हुआ है। ये सारी प्रॉब्लम, उसके अलावा अगर आप एक महिला हैं और आपके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, आपके बहुत बड़े सपने हैं, कुछ बड़ा जिंदगी में करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि सास ससुर हैं, पति हैं, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, भाई हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ब्रेक लगी हुई है, रोका जा रहा है और आप वो नहीं कर पा रही हैं। इन सब के आपको जवाब मिलेंगे आज के इस पॉडकास्ट में। हमारे वीआईपी गेस्ट मैडम उमा मंचरावानी आई हैं, जो मेरी पत्नी भी हैं 41 साल से। हमारे 2 बढ़िया से खूबसूरत बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं काफ़ी, एक की शादी भी हो गई है, और सन 85 से हम साथ काम कर रहे हैं। मैडम ने भी दुनिया ट्रैवल की है, साथ में भी किया, अकेले भी किया। बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है ये वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, और ये खुद एक मेंटर हैं, बिजनेस कोच है, लाइफ कोच है, मनी मैनिफेस्टेशन में इनकी मास्टरी है। तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। आज तक के जितने पॉडकास्ट हुए हैं, जितने इंटरव्यू हैं, उसमें ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे काम का होने वाला है आपके लिए। तो आपका स्वागत है मैडम, बहुत बहुत थैंक यू। क्यों? ऑलराइट, सो पहला शुरुआत करते हैं, भाई पैसा तो सबको चाहिए, और पैसे से ही कहानी शुरू करते हैं। ये मनी मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है, ये क्या होता है जी? मनी मैनिफेस्टेशन एक टेक्निक है जिससे आप अपने जीवन में अप्राप्त धन को प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका ध्येय है धन प्राप्त करने का, धन उपार्जन करने का, लेकिन आज आपके समक्ष वो नहीं है, आपकी लाइफ में नहीं है, उसको आप कैसे एक्सपेडाइट करें, कैसे उसको शीघ्रता से अपनी ज़िंदगी में आने दें, उसका एक टेक्निक है। और ये लाइफ कोचिंग का बहुत ही पावरफुल टूल है मनी मैनिफेस्टेशन। जो चीज़ आपको चाहिए लेकिन आपके पास अब नहीं है, उसको आप कैसे अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करें, हासिल करें। तो ये जो है मनी मैनिफेस्टेशन के लिए ही टेक्निक काम करती है, या जिंदगी में कईयों को हेल्थ मैनिफेस्ट करनी है, कईयों को रिलेशनशिप, किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, किसी को अच्छे बच्चे चाहिए, किसी को अच्छे दोस्त चाहिए, किसी को अच्छा पति चाहिए, क्या वहाँ भी ये मैनिफेस्टेशन काम करती है? मैनिफेस्टेशन बिल्कुल काम करती है और हर जगह काम करती है। थोड़े बहुत उनके ट्विक्स होते हैं कि किसी चीज़ के लिए हम कोई और तरह की मेडिटेशन कराते हैं, और किसी और चीज़ की प्राप्ति के लिए, कि किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए, जैसे मनी के लिए हम कोई और मेडिटेशन कराते हैं और कुछ और टूल्स सजेस्ट करते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए कुछ और टूल्स सजेस्ट करेंगे। ऐसे करके कुछ कुछ उसमें चेंजेस होते हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन ये तो हो ही रही है। आप चाहें या ना चाहें, आपके लाइफ में मैनिफेस्टेशन हो ही रही है। तो क्यों ना उसको उस तरीके से किया जाए कि वो आपको आपके गोल्स की तरफ, उनकी अचीवमेंट की तरफ लेकर जाए, बजाय कि आपको लैग की तरफ लेके जाए या आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल्स क्रिएट करे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, अब वो अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है। क्या आप जिंदगी में पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अमीरी अट्रैक्ट कर रहे हैं, गरीबी अट्रैक्ट कर रहे हैं, सेहत अट्रैक्ट कर रहे हैं, बीमारियां अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हैं या बुरी रिलेशनशिप, ये सारी मैनिफेस्टेशन है। तो क्यों ना अच्छी वाली करें जो आपको चाहिए। आपने एक वर्ड यूज किया, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन का क्या रोल है? हालांकि मुझे ये सब पता है जो ये बता रही है, क्योंकि मैं तो रोज यही सब करता रहता हूँ इनके साथ, लेकिन क्योंकि आपके नॉलेज के लिए, तो मैं एज ए इंटरव्यूअर मैं ये सवाल आपके जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। कहीं आप कमेंट में लिखना शुरू कर दोगे जी तो आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं है, तो मुझे भैया सब पता है, मैं खुद करता रहता हूँ ये सब, लेकिन क्योंकि आपको पता लगे इसलिए मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये पॉडकास्ट है। तो आपने एक वर्ड यूज किया, मेडिटेशन, इसका क्या रोल है जिंदगी में और मैनिफेस्टेशन में? मेडिटेशन एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, एजेस ओल्ड, मतलब प्राचीन पुरातन समय से चलती आ रही ये टेक्निक है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमें सजेस्ट किया, और बहुत बड़े स्कॉलर्स इस चीज़ के लिए वाउच करते हैं।
इसमें आप अपने ब्रेन वेव्स को बहुत शांत करके, ब्रेन को शांत करके, तो हमारे ब्रेन में 4 तरह की वेव्स होती हैं अगर हम डिटेल में जाएँ तो, अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा। डेल्टा इज़ डीप स्लीप, जब आप बिल्कुल स्वप्न निद्रा में होते हैं वो डेल्टा वेव्स होती हैं। और थीटा वेव्स होती हैं जब आप मेडिटेशन में पहुंचते हैं या डीप 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 थॉट्स में पहुंचते हैं। इसके अलावा अल्फा स्टेट होती है जो आपके सबकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस से आपको कनेक्ट करती है। तो आपको पहले अल्फा में जाना होता है, उसके बाद आप जाते हैं थीटा में, और वहाँ पर आपका जो ब्रेन वेव्स हैं वो आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर पाती हैं, और उसकी वजह से जो आपके अंदर की नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, जो आपके लाइफ में ये नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में ये नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बिलीव्स को रिमूव करके पॉजिटिव बिलीव्स को इंस्टॉल किया जाता है, जिससे आपका लाइफ जो है वो पॉजिटिविटी से भरपूर हो और आप वो सब चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएँ अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ में वो सब मैनिफेस्ट हो जो आप चाहते हैं। तो अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ कि मेडिटेशन वो चीज़ है जो आपके दिमाग में, माइंड में, सबकॉन्शियस लेवल पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है। बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ? अगर जैसे टाइपिंग आप एक बार सीख लेते हैं तो कभी भूलते नहीं, स्विमिंग एक बार सीख लेते हैं भूलते नहीं, साइकिलिंग एक बार सीख लेते हैं भूलते नहीं, ऐसे ही अगर जो भी आपको नए बिलीव डालने हैं मनी अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो आप इस मुद्रा में जो इन्होंने बताया, डेल्टा, थीटा और अल्फा और चौथी कौन सी थी? बीटा। बीटा, इन स्टेजेस पे आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठ जाती है। सही बात है? जी। वेरी गुड, देखिए मैं भी सीख गया हुआ। तो ये तो हो गया मेडिटेशन का रोल। एक अफर्मेशन भी मैंने देखा आप लोगों को बहुत कराती है। अफर्मेशन का मैनिफेस्टेशन में क्या रोल है, कितना इफेक्टिव है और क्यों करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए? तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में हमारे एम्बेड हो जाते हैं, और उनकी वजह से हम लोग, जो हमारे गोल्स हैं वो कई बार इतने लार्जर देन लाइफ, इतने अनअचीवेबल से लगने लगते हैं कई लोगों को, जिनके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिनको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, सेल्फ एस्टीम लो होती है। उनके लिए खास कर ऐसा रहता है कि वो किसी चीज़ को प्राप्त करने का साहस भी नहीं कर पाते, वो सोच भी नहीं पाते कि हम अचीव कर सकते हैं। उन चीज़ों में जब भी वो मेडिटेट करके या कोई और टूल्स जो हम बताते हैं उनको यूज़ करके जब वो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो आड़े आ जाता है। कॉन्शियस माइंड में उनके ये बैठा हुआ है सबकॉन्शियस के अंदर कि हमारे ये चीज़ हम अचीव नहीं कर सकते, और कॉन्शियस उसको हमेशा जो भी बोलते हैं उसको निगेट करता है, क्योंकि वो बोलते ही और उनके माइंड में एक चीज़ क्रॉप अप हो जाती है जो उनके कॉन्शियस अवेयरनेस में आ जाती है कि अरे ये तो किताबी बातें हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, लोग कहते हैं ज़्यादा उड़ मत, नीचे रह। कोई उदाहरण देके बताएंगे? जैसे जैसे किसी के लिए कुछ बहुत बड़ा हो ऐसा सोचना। जैसे किसी के लिए मान लीजिए 2000 करोड़ की कंपनी बनाना बहुत मुश्किल है, उसको लगता है ये सब मेरे बस का नहीं है, आज तो मैं सिर्फ 20 करोड़ पे हूँ, मैं हद से हद 100 तक चला जाऊँगा अपनी ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ अचीव किया तो। और कई बार वो सोचते हैं कि हमारे लिए है ही नहीं, हम वहाँ तक जा ही नहीं सकते, ये दूसरे लोगों के लिए है। तो वो अपने उसी कंफर्ट जोन में, अपने उसी ग्रोथ के साथ सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वो आगे बढ़ने का अटेम्प्ट भी नहीं करते कि चलो जितना हो रहा है, ज़िंदगी चल रही है, चलने देते हैं, इतना हमारे लिए काफ़ी हो गया। लेकिन जहाँ उनको ये पॉसिबिलिटी दिखती है कि ये और लोग कर पा रहे हैं, फिर उनकी तरफ वो इतने हसरत से देखते हैं कि भाई अच्छा वो इतना अमीर बंदा है, वो इतना आइकॉनिक बिजनेस है उसका, और वो इतनी बड़ी हस्ती है। ऐसे लोगों की तरफ वो देखते हैं जैसे वो उनसे कुछ कम हो, उनके अंदर एक हीन भावना सी ग्रसित रहती है। जब आपको वो चीज़ को हटाना है और अपने कॉन्शियस ब्रेन से सब कॉन्शियस तक ये मैसेज पहुंचाना है, तो अफर्मेशंस एक बहुत रामबाण का काम करती हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसका मास्टर कॉन्शियस ब्रेन है। अगर कॉन्शियसली आप वो मैसेज अपने सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंचाओगे, और उससे पहले आपको सॉफ्टवेयर को क्लीन करना पड़ेगा, जो भी उसके अंदर बग्स हैं, जो भी आपके नेगेटिव बिलीव्स हैं, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, तब पॉजिटिव बिलीव्स को उनके ऊपर रीराइट किया जा सकता है। क्योंकि एक स्लेट जिसके ऊपर ऑलरेडी सब कुछ भरा पड़ा है, तो आप जो भी कुछ लिखेंगे वो वहाँ पर कुछ पढ़ाई नहीं देगा। इसीलिए अफर्मेशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है,
वो एक तरीका है उसको क्लीन करने का, वन ऑफ द टूल्स, जिससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बार बार आपकी कॉन्शियस कमांड से कुछ अपना माइंड से टिल्ट होने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे करके वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाता है। क्योंकि जो चीज़ आप बार बार करते हैं, रेपिटेशन इज़ द की। जब आप किसी चीज़ को रिपीटेडली करते हैं तो वो आपके अंदर ज़्यादा स्ट्रांगली एम्बेड होती है। ये तो आपने 20 करोड़ से 2000 करोड़ की बताई। एक इंसान जो आज ये देख रहा है वो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है या 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, क्या वो भी सोच सकता है 2000 20,000 करोड़ की? ज़रूर सोच सकता है। और वो मैनिफेस्ट भी कर सकता है अगर कुछ टेक्निक्स को फॉलो करे? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। उसके लिए कई चीज़ें उसे करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज अगर 10,000 की नौकरी कर रहा है सिर्फ, और उसे अगर 10,000 करोड़ तक जाना है, तो उसके लिए उसे बिसाइड्स मैनिफेस्टेशन, और जब वो मैनिफेस्टेशन करेगा तो उसके ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए ऑलरेडी हैं, इस दुनिया में जो कुछ आपको चाहिए वो ऑलरेडी है। अगर वो आपके पास नहीं है तो इसलिए कि आप वो सब नहीं कर रहे जिससे वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, प्रत्यक्ष हो, आपको प्राप्त हो, शो अप करे आपकी लाइफ में, विद्यमान हो। कैसे होगा? जब आप कोई प्रोसेस फॉलो करेंगे, उस प्रोसेस का रिजल्ट निकलेगा, और वो रिजल्ट आपको वो चीज़ ला के देगा। इसलिए मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस से जब आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी लेवल पे हों, आप किसी भी लेवल पे पहुंचना चाहते हो, ये सब पॉसिबल है। क्योंकि लिमिटेशन सिर्फ कॉन्शियस माइंड में है और कॉन्शियस माइंड के वर्ल्ड में है। सबकॉन्शियस माइंड में तो कोई लिमिटेशंस है ही नहीं। इट्स अनलिमिटेड, अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड, ग्रोथ इज अनलिमिटेड, अचीवमेंट्स आर अनलिमिटेड। कहीं भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये जो बात कह रही ना मैडम, जो मैंने नौकरी वाली बात कही ना 2000 रुपए की, ये सब हम खुद कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं हवा में हम बोल रहे हैं जी, आप बोलो हाँ जी 2000 से कैसे हो जाएगा जी हमारा 2000 करोड़ या 20,000 करोड़। मेरी नौकरी 300 रुपए की थी और हम दोनों बहुत गरीब परिवार से थे। दोनों ने एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया और उस बिजनेस को हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, राष्ट्रपति से अवार्ड लिया, और आज भी हम लोग कोच कर रहे हैं, मेंटर कर रहे हैं कंपनियां जैसे बिरला, बड़ी बड़ी कंपनियां। हमारे गुड़गांव में बहुत बड़े बिल्डर हैं, पारस बिल्टेक टॉप बिल्डर है, 2000 करोड़ ग्रुप है, उनको हमने कोच किया। कल की फैशन आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े रिटेलर हैं इंडिया के, कई सारे उनके शोरूम है, ऑनलाइन पेजेस हैं, उनको हमने कोच किया। तो ये सारी चीज़ें हम खुद मैनिफेस्ट कर चुके हैं। बहुत ज़मीन से, ज़ीरो से, रिफ्यूजी कैंप से ऊपर तक जा चुके हैं, 50 मुल्कों में ट्रैवल कर चुके हैं, अमेरिका यूरोप में ऑफिस खोल चुके हैं। सारी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर चुके हैं, इसलिए आज आपके पास ला रहे हैं। क्यों? सही बात है मैडम? बिल्कुल ठीक। ओके, तो ये तो हो गई अफर्मेशन की पावर, और मैनिफेस्टेशन भी आपने बता दिया। तो आप ये एक अपना चैनल क्यों नहीं बनाते जहाँ ये सारी अफर्मेशन और मेडिटेशन हो? सिर्फ आप फिजिकली करती हैं, आप लाखों करोड़ों लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप क्यों नहीं कर रही है बताओ? क्या आपको कैमरा से डर लगता है? ये हाँ कैमरा चाहिए हो क्या? हिचक क्या आप क्यों नहीं करते? क्योंकि आप, मुझे पता कमेंट में बहुत लोग डालेंगे कि मैडम की कहाँ मिलेंगी अफर्मेशन, कहाँ मिलेंगी मेडिटेशन। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और जायज़ है। इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी है, प्रायोरिटी दे के हम और लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं, ताकि सब लोग अपनी ज़िंदगी में खुशहाल और बहुत समृद्ध तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें। इस नेक ख्याल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम अभी ही अंजाम देना शुरू करेंगे। वेरी गुड। देखिए कुछ तो हमने भी आज मैनिफेस्टेशन करा रहे हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो भैया अब चलते हैं। देखो बहुत सारी महिलाएं ये देख रही हैं ना, तो उनको मैं देखता हूँ कि दो चीज़ें इसमें आएंगी, अलग अलग बात करेंगे। एक तो कुछ शुरू करना चाहती है तो पहले तो माँ बाप टोक देते हैं, भैया तुम्हें शादी करनी है, तुम किचन संभालो, तुम सिलाई विलाई सीखो, कुकिंग सीखो, और उससे निकलती हैं, ससुराल पहुँचती हैं, वहाँ कुछ करना चाहती हैं तो फिर हस्बैंड सास ससुर कहते हैं भैया बच्चे देखो। तो उनके अपने सपनों को पंख नहीं दे पाती, आगे बढ़ नहीं पाती, और उनकी ज़िंदगी किचन में ही शुरू होती है, किचन में ही ख़त्म हो जाती है। सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस, माँ बाप के लिए सेक्रीफाइस, अपने हस्बैंड के लिए सेक्रीफाइस, लेकिन अपने लिए क्या? उनके लिए आप क्या गाइडेंस उन लोगों को देना चाहेंगे? वन बाय वन शॉर्ट में। तो पहला तो सवाल को हम कुछ हिस्सों में बांटते हैं कि महिलाएं, जो लोग शादी से पहले कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए एक संदेश बताओ। जिनको माँ बाप रोकते हैं कि तुम किचन देखो, तुम्हें शादी करनी है,
जल्दी शादी करनी है और चाहे अपनी मर्जी से करें या ना करें किसी के साथ भी बांध दी जाएंगी, उसके लिए और क्या संदेश है आपका? मेरा संदेश ये है कि आपको जो भी अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने हैं वो आपको खुद लेने चाहिए। उनकी जिम्मेदारी फिर आपकी अपनी हो जाती है। अगर आप अपने पेरेंट्स के कहने पे चलते हैं और मान लीजिए वो तो आपके लिए बहुत भला सोचेंगे, डेफिनेटली वो आपका अच्छा ही सोच के जो भी करेंगे वो सब करेंगे, लेकिन हमेशा लाइफ वैसे चलती नहीं। जो आप सोचते हो वैसा होता नहीं है हमेशा। वो हो कैसे, उसके लिए आपको खुद को सशक्त करना पड़ेगा और अपने जीवन का रास्ता खुद डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप खुद कुछ डिसीजंस लेते हैं और उनके ऊपर चलते हैं तो उनके फल भोगने के लिए भी आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। और दूसरा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को ज़रूर आपको मेजर करना चाहिए कि उसमें अच्छाई क्या है और बुराई क्या हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा और उसको आप कैसे डील करेंगे। आप कैसे उस समय जब आपके सोच के हिसाब से कोई चीज़ नहीं चली तो आप उस समय उसको कैसे ओवरकम करेंगे, कैसे आप उससे विजयी होंगे, उसके ऊपर विजयी होंगे या विजय प्राप्त करेंगे। तो ये आपको पहले सोच के चलना है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इसमें कि आप अपने आप को स्किलफुल बनाएं। आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, नॉलेज के साथ साथ स्किल्स। सिर्फ ग्रेजुएशन करना या एक कोई डिग्रीज हासिल करना, कोई भी आजकल मेट्रोज़ में और काफ़ी सिटीज़ में बहुत फ़र्क पड़ गया है और वुमेन एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, लेकिन बहुत जगहों पर अभी भी अगर हम कहें तो ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत डेप्थ तक अगर आप जाएं सोसाइटीज़ में, वहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जो महिलाएं हैं या जो फीमेल्स हैं उनको इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। उनको आखिर में बच्चे ही देखने हैं या घर ही संभालना है या सास ससुर की सेवा करनी है। वो हमेशा उनको एक ऑप्शन ईदर या और का देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठे करना भी संभव है, पॉसिबल है, और बिजनेस में एज वेल एज लाइफ में सक्सेसफुल होना साथ साथ किया जा सकता है इजीली। आपको कोई प्रोसेस फॉलो करने होंगे और उसके हिसाब से आप आगे चल सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्किल्स में परफेक्ट बनाएं, एक्सेलेंस को परस्यू करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी पढ़ाई है, जो भी आपका स्ट्रीम है, उसमें आप कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप करें और उनको लर्न करें, ताकि लर्निंग से आप आगे अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। कोई भी आपको उसमें डीमीन या नीचा नहीं दिखा सकता। तो लगे हाथों ये भी बता दो कि लगे हाथों मैडम ये भी बता दो कि किस तरह की स्किल्स इन लोगों को सीखनी चाहिए जो आगे करियर में काम आए। कुछ उदाहरण। एक सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से इज़, एक तो बंदे को सेल्स स्किल सीखनी चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स, ये अगर आपको आता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी लाइन आप चूज़ करें, अगर आपको मार्केटिंग एंड सेल्स आती है तो आप डेफिनेटली उसमें सफल होंगे, कोई भी लाइन हो। तो ये सबसे पहले सीखना चाहिए। फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी आपने एजुकेशन की लाइन ली है, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स है, जो भी, उससे रिलेटेड आप कुछ ऐसे स्किल सीख सकते हैं जो आपको आगे जाके वोकेशनल या अपने पर्सनल बिजनेस में हेल्प करें। फ्रीलांसिंग आप सीख सकते हैं अगर आपको अपनी टाइम की फ्रीडम भी चाहिए और कमाना भी है, तो एक फ्रीलांसिंग के स्किल्स आप सीख सकते हैं। और दूसरा, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेबिलिटी, सो प्रेजेंटेशन स्किल्स, पर्सनल प्रेजेंटेशन, ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, ऐसी चीज़ें अगर आप सीखते हैं तो आप जो भी काम शुरू करेंगे वो आपको ज़रूर मदद करेंगी और आपको कहीं आगे तक लेकर जाएंगी। तो ये तो हो गए काफ़ी ब्रॉड आपने स्किल्स बताए, लेकिन जैसे आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन हो गया, कंप्यूटर स्किल हो गई, एआई हो गई, इनकी तो बहुत सारी डिमांड है। कोई लाखों रुपए की सैलरीज है, बिजनेस भी कर रहा हो तो मिलते नहीं है कोडर। वहाँ पर भी क्या लेडीज़ को आगे जाना चाहिए? जी बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि जो आपके चॉइस ऑफ एजुकेशन है, अगर आप टेक्नोलॉजी में हैं और आपका इंटरेस्ट है वहाँ पर, तो आपको ज़रूर इस लाइन में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो नेवर एंडिंग ग्रोथ है। आज टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे है वो इतनी स्पीड से बदल रही है कि उसकी डिमांड रहने ही वाली है। और उसमें अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन या कुछ इस तरीके के, जैसे डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस, ऐसे कुछ साइंस लेते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों को आप सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे उनके डायरेक्ट रोल पे जाकर या इवन एज एक्सटर्नल रिसोर्स, आप उनको ज़रूर हेल्प कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक बात मैंने देखी है कि कई बार माँ बाप ना एक अधिकार जमाते हैं कि तुम्हें ये नहीं करना है, ये करना है, ये कोर्स नहीं करना है, ये करना है, ये जॉब नहीं करनी, ये जॉब करनी है, यहाँ शादी नहीं, यहाँ शादी करनी है। उनको ये लोग कैसे हैंडल करें? माँ बाप आपका हमेशा भला सोचते हैं, लेकिन हमेशा वो भला होगा या नहीं, ये कोई नहीं बता सकता। और आपसे बेहतर आपका भला कोई नहीं जान सकता। जो आपकी गट फीलिंग कहती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि अगर आपने गट फीलिंग की सुनी और अपना ही आपने चलाया तो भी सही निकलेगा। लेकिन वो तो फिर माँ बाप के डिसीजंस के साथ भी हो सकता है, उनके डिसीजन भी गलत जा सकते हैं। वो जहाँ आपकी शादी करते हैं, वो लड़का गलत निकल सकता है, ऐब निकल सकते हैं, या कहीं उनकी कमाई में कमी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ हमेशा सही चले और माँ बाप को कन्विंस करना, ये कम्युनिकेशन स्किल्स से आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अगर आप उनको दिखाएं कि आपके लिए कोई चीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों अच्छी रहेगी आपके लिए, क्यों ज़रूरी है आपके लिए, तो जहाँ वो आपके लिए लाखों रुपए आपके एजुकेशन पे खर्चते हैं, वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। और अगर आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं तो वो आप ज़रूर आपके डिसीजन के साथ जाएंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर वो ना सुने, ऐसा भी मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि वो ना सुने, बिल्कुल अड़ ही जाए, तो क्या घर छोड़ देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी खुद बनानी चाहिए? ऐसा बहुत लोगों ने किया है। कई लेडीज़ के एग्जांपल है, फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारी हैं जो घर वाले कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी कहीं फिल्म इंडस्ट्री में जाए। बहुत बहुत फेमस एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन वो गई और बड़ा सक्सेसफुल कैरियर बनाया। तो उनके बारे में, जब उनको ये बगावत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, माँ बाप का कहना मान के गाय की तरह जहाँ बांध दे वहाँ बन जाना चाहिए भैया? चलिए, एक तो ये बहुत ही अच्छा चेंज है कि काफ़ी फैमिलीज़ में अब इस चीज़ को एज अ प्रोफेशनल करियर एक्सेप्ट करते हैं फिल्म इंडस्ट्री का। लेकिन सक्सेस बहुत लोगों को नहीं मिलती, सक्सेस बहुत ही गिने चुने लोगों को मिलती है। जहाँ तक है अपना खुद का डिसीजन लेके आगे बढ़ने का और बगावत करने का, आपको ज़रूर अपने डिसीजन पे कायम रहना चाहिए। बिकॉज आप हैं जो अपने दिमाग के अंदर सोच रहे हैं, अपने शरीर के अंदर आप जी रहे हैं और आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो चाहे कितनी भी ताड़ना प्रताड़ना है या कितनी भी खुशी है। जो आपके पेरेंट्स आपकी खुशी में खुश हो सकते हैं, आपके दुख में दुखी हो सकते हैं, लेकिन जो यातनाएं आप झेलेंगे या जो खुशियां आप महसूस करेंगे, उस लेवल की खुशी, उस लेवल के बायोकेमिकल रिएक्शंस जो आपके अंदर होते हैं, जो इमोशंस के साथ हार्मोन्स निकलते हैं, वो आपकी बॉडी में जो निकलेंगे वो आप ही महसूस कर सकते हैं। आपका दिमाग वैसे ही उनको इंटरप्रेट करेगा। ये सब चेंजेस आपकी बॉडी में जितने होंगे, आपके पेरेंट्स के अंदर होंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। लेकिन किस लेवल तक होंगे, कभी भी उस लेवल तक नहीं हो सकते जो आपके अंदर होंगे। इसीलिए आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन आपकी जिम्मेदारी है, ये आप समझ के चले और इसी इसको सोचते हुए आप अपने डिसीजंस को खुद अपने हाथों में ले। उन्हें कन्विंस करना आपका काम है। अगर फिर भी ना हो तो भी अपनी गट फीलिंग के साथ जाना। इतनी मैच्योरिटी और इतना आपके अंदर होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए हम हमेशा बंदों को प्रोत्साहित करते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क वो होता है जब आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखें कि इसकी अच्छाइयाँ ये हैं, बुराइयाँ ये हैं, और अच्छाइयाँ होने के बावजूद अगर नहीं चला तो मैंने क्या करना है। ये तो हो गया शादी से पहले की बात। चलो सब हो गया, ठीक, शादी हो गई, आपका कैरियर भी है, जॉब कर रही हैं या कुछ भी अपना कर रही हैं, लेकिन शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो वहाँ भी दो तरह के प्रेशर, एक सास ससुर का प्रेशर, हस्बैंड का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर। चलो उस सब से कैसे निपटा जाए कि ये नहीं करिए, आप अब काम नहीं करिए, आप बच्चों को देखिए? देखिए, सभी को जो भी इस अर्थ पे पैदा होते हैं, अपने हिसाब से जीवन जीने का पूरा राइट है। उनका ये अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपने हिसाब से जीवन जिएं। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी का एहसास होना ज़रूरी है, और उस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे ये डिसाइड करना भी आपको आना चाहिए। अगर आपको फैमिली से कोई प्रेशर है और वो प्रेशर में आके आपको एक काम करते हैं, तो वो एक बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको उसमें कभी भी किसी के प्रेशर में आके कोई काम न करना चाहिए और ना अपने आप को करने से रोकना चाहिए। चाहे आप वो कोई काम करना चाहते हैं या रुकना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। अगर उन लोगों की राय इससे भिन्न है और वो आपको एक तरीके से जीना चाहते हैं कि आप इस तरीके से जी, तो आप एक बात बताएं, जब भी हम किसी रिश्ते में एंटर करते हैं
तो वहाँ एक प्रॉपर सामंजस्य बनाना दोनों पार्टीज की जिम्मेदारी होती है, एक की नहीं होती। वो सास ससुर हो या हस्बैंड हो या बच्चे हो या भाई बहन, जिस भी रिश्ते में आप हैं, वो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। अब ये जब आप देखेंगे कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, कैसा उनका स्वभाव और व्यवहार आपके साथ है, वो देख के आपका अपने आप मन परिवर्तन हो जाए और आप कहें नहीं, मुझे भी इनका ऐसे ख्याल रखना है जितना वो मुझे प्यार और सम्मान दे रहे हैं और उनकी केयर करनी है। और इस समय वो बूढ़े हो चुके हैं, उनको कोई बेड रिडन है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप अपना डिसीजन लेके उनके साथ जब इस तरीके का व्यवहार करेंगे तो आपका डेफिनेटली वो आपको महानता भी दिलाएगा और वो आपके लिए और ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट उनकी नज़र में बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनको अपना, जैसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, उनकी टांग ऊपर होनी चाहिए, कि उनको अपनी नाक ऊंची रखनी है, उनको आपको कंट्रोल में रखना है, उनको आपको हर तरीके से बताना है ये ठीक है, ये नहीं है, तुमने ये ऐसे नहीं किया, ये वैसे नहीं किया, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। तो वो आपके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो सेल्फ एस्टीम है उसको बिट बाय बिट, पीस बाय पीस खा रहे हैं और आपको वो दीमक की तरह जंग लगता जाएगा, दीमक की तरह वो आपको खा रहे हैं। आपने ये ध्यान देना है कि आप उनको कैसे चेंज कर सकते हैं और ये चेंज भी आप एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। ये बाउंड्रीज हमेशा कहते हैं कि आपको लिमिट में रहना चाहिए, वो लिमिट की बात नहीं मैं कर रही। लिमिट होनी चाहिए आपके खुद के निर्धारित, लेकिन वो लिमिट कैसे है कि दूसरे आपसे कैसे बिहेव कर सकते हैं और किस लेवल तक आप उनकी बात को मानोगे और किस लेवल तक कोई चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको एक्सेप्ट नहीं होंगी। ये चीज़ें वो हैं जो आपके वैल्यूज़ को हर्ट करती है। अगर कोई आपकी वैल्यूज़ पे आघात कर रहा है, आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहा है, आपके अंतर्मन को घायल कर रहा है, तो ज़रूर आपको अपने लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, अपने लिए स्टैंड करना ज़रूरी है, एक स्टैंड लेना ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कभी नहीं करेंगे। चाहे कुछ चीज़ें ज़िंदगी में हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा सकती, वो आपकी ज़िंदगी की वैल्यूज़ हैं जो आपको हमेशा प्रेरित करती हैं कि आप क्या काम करें और क्या नहीं करें। सही और गलत की पहचान उसी से होती है। कई इंसान बहुत सारी चीज़ों को कर लेते हैं बगैर ये जाने हुए कि इसका दूसरे पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर उसके गलत किए का जो आप पे इम्पैक्ट है उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको अपने लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, आपको खुद ये डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद बीड़ा उठाना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज करें। ओके, तो मान लो वो अपना कैरियर है, बच्चे भी हैं, घर भी है, घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं, अब वो कहीं कहीं फंस जाती हैं कि काम करें, घर देखें, बच्चों का भी ख्याल करना ज़रूरी है, तो जिसको हम लोग अब कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, वहाँ पर एक बड़ा मुश्किल टाइम आ जाता है, एक ऐसा चौराहा आ जाता है कि बड़ी बड़ी सक्सेसफुल महिलाओं ने अपना कैरियर छोड़ा। अगर बात करें अपनी फिल्म इंडस्ट्री की, जैसे बात हो रही थी, जया भादुरी ने अपने बच्चों के लिए अपना कैरियर छोड़ा और अमिताभ को काम करने दिया जब तक बच्चे छोटे थे, फिर वो बाद में फिल्मों में थोड़ा बहुत आती रहीं। तो क्या ये स्टेप सही है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे बैलेंस करें सारे कहानी को? अगर ये आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आपको बच्चों के लिए अपना करियर छोड़ना है, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ये किसी प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि जया जी के बारे में जहाँ तक मेरी नॉलेज है, उनके पहले एक शर्त रखी गई थी कि वो शादी के बाद काम नहीं करेंगी। अगर ये सही है तो वाकई बिल्कुल गलत हुआ ये उनके साथ, क्योंकि उनके जैसी होनहार अभिनेत्री जिसने न जाने कितने हिट्स दिए और जो इमोशंस की बारीकी को जैसे वो दर्शाती थी, उनका सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी रही। और इस देश के महानायक तो हमें मिले, लेकिन एक महानायिका से फिल्म इंडस्ट्री कुछ वंचित रह गई। चलो वो बात पे हम ना जाएं कि उनके अंदर क्या थी, क्या शर्तें थी, हमें नहीं मालूम, वी आर नॉट विटनेस टू दैट। लेकिन एक ऐसा डिसीजन जब लेने का टाइम आए
चलो अपने मन से वो छोड़ रही हैं, क्या छोड़ना चाहिए या कोई बीच का रास्ता ऐसा निकल सकता है? तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक हर फैमिली की अपनी परिस्थितियाँ और अपनी सर्कमस्टेंसेस होती हैं और सब किसी के अपब्रिंगिंग के हिसाब से उनका अपना माइंडसेट होता है। आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से एक डिसीजन लेना चाहिए। कई लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं ना काम करके, ऐसी भी फीमेल्स हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके हस्बैंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं, उनको सिर्फ खर्चना आता है और उनको वो उसमें खुश हैं। अगर वो चीज़ आपको खुशी देती है और आपके कोई ऐसे एस्पिरेशंस ही नहीं है, आप ऐसा कोई अपने सामने मतलब आपका कोई एस्पिरेशन या कोई गोल ही ऐसा नहीं है कि आप कुछ अचीव करना चाहती हैं कुछ आगे, आप इसी में खुश हैं कि आपने अपने पति, बच्चों, घर की देख-रेख कर ली और आप घूम फिर रही हैं, सैर-सपाटा, किटी पार्टी जिसमें समय आप खुश हैं और आपको अंदर की फुलफिलमेंट मिल रही है, आंतरिक शांति, मानसिक शांति आपके अंदर है, तो वही आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, उसकी वजह से या किसी के दबाव में आके आप ऐसा कर रही हैं, तो वो एक आपका बहुत सोचा-समझा डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक ये सवाल है कि हर इंसान को कोई ना कोई वैल्यू ऐड करनी चाहिए दूसरों की लाइफ में। अपनी लाइफ में अपने जब आप यहाँ इस अर्थ पे आए हैं, तो जो भी कुछ आप कर रहे हैं, उससे जितने ज़्यादा लोगों के लिए आप कोई वैल्यू ऐड कर पाएँ, उतना ज़्यादा आपका जीवन जो है वो सार्थक होगा। तो आपको ज़्यादा लोगों के साथ सार्थक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे वैल्यू ऐड करने चाहिए, कुछ काम करते रहें तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अपने लिए तो एक बेटर लाइफ और बेटर ध्येय चुनेंगे ही, बहुत सारे और लोगों को भी आप इंस्पायर करेंगे और उनकी लाइफ भी टच होगी। जब आप कोई बिजनेस क्रिएट करते हैं या कोई भी आप वैल्यू ऐड करते हैं क्लाइंट्स के लिए या वेंडर्स के लिए, जिस भी के लिए जो आपके सप्लायर्स हैं, तो आप डेफिनेटली वो मनी का जो ट्रांजैक्शन है, हर किसी को इस चीज़ के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए कि वो एक ट्रांजैक्शनल इकोनॉमी में आएँ और मार्केट इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन हो। चाहे वो घर बैठे हो रहा है या बाहर जाके हो रहा है, एज़ अ फ्रीलांसर हो रहा है, पार्ट टाइमर हो रहा है या फुल फ्लेज्ड, फुल ब्लोन काम करके हो रहा है, ज़रूर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो एक फाइनल सवाल गृहस्थ ज़िंदगी से निकल के फिर हम आगे चलेंगे। बहुत सी महिलाएं फंस जाती हैं, मतलब गलत रिश्ते, और दोनों तरफ होता है। कई बार बहुत से लोग कहेंगे जी आप खाली महिलाओं की क्यों बात कर रहे हो, तो मैं आपकी भी बात कर लेता हूँ कि गलत रिश्ते में फंस जाते हैं जहाँ पे कभी हस्बैंड से नहीं बनी, कभी वाइफ से नहीं बनी, और ठीक गाड़ी चल नहीं रही है, और उस पर कई बार दोनों लोग, दोनों तरफ से मैं देखता हूँ डिसीजन लेके चल लेते हैं कि बच्चों का क्या होगा, और सारी ज़िंदगी एक दूसरे को झेलते हुए काट लेते हैं। उस मामले में क्या करना चाहिए, लेडीज़ को या मेन को? आप लेडीज़ की तरफ से बता सकती हैं, मैं मेन की तरफ से बता सकता हूँ। आप चाहे तो दोनों की तरफ से बता सकती हैं। तो ज़रूर मैं दोनों की तरफ से ही बताऊँगी क्योंकि अल्टीमेटली मेन और वुमेन ये दोनों इंसान हैं, दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों के अंदर सोच, व्यवहार, विचार, इमोशंस सब होते हैं। दोनों महसूस कर सकते हैं अच्छा या बुरा दूसरे के व्यवहार को, और एक हद तक उनकी पर्सनैलिटी चाहे बचपन से डेवलप हो रही होती है, लेकिन जब आप वयस्क हो जाते हैं तो सही और गलत के पैमाने आपको पता होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर इसका मतलब आपकी पालना ठीक नहीं हुई और आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है। हाँ, अक्सर वयस्क होने के बाद आपको सही और गलत की पहचान हो जाती है। सिचुएशंस के हिसाब से और अपनी नीड्स के हिसाब से आप उसमें अपने आप को परिवर्तित कर पाते हैं, अगर आपका इंटेंट हो तो इसमें आपका इंटेंट डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को, क्योंकि कई लोग कहते हैं कुछ सही और गलत है ही नहीं, ये सिर्फ एक परसेप्शन है। लेकिन आज मैं आपको कहूँगी जो धोखाधड़ी है वो गलत है, किसी के साथ भी हो धोखाधड़ी गलत है। इसी तरह से कई ऐसे और संगीन मामले भी हो सकते हैं जो गलत हैं तो गलत हैं। जो सही है वो एक सामाजिक तौर पे जब आप इस दुनिया में हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप सही की तरफ जाएं, उन सही वैल्यूज़ को अपनाएं और सही तरीके से आप अपना बर्ताव, अपना व्यवहार, अपना चलन करें ताकि दूसरे को उससे कोई ठेस ना पहुंचे। उसके बावजूद कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है सामने वाला आपके साथ कर रहा है और आपको अब डिसाइड करना है कि इसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये गलत कर रहा है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं और आप अगले को उसकी गलती दिखा सकते हैं बगैर उसको ये
इतना लंबा टाइम दिए हुए है कि वो आपको जैसे मर्जी ट्रीट कर ले, तो वहाँ पे वो रिश्ता फिर आगे अच्छा चलेगा। लेकिन अगर किसी को आपके दुखी और हताश होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जितना भी आप उससे कह लें, तो आप अपने आप को एक टाइमलाइन दीजिए खुद को कि मैं इतने समय तक कोशिश करूँगी, 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद दैट इज़ द एंड। अब मुझे आगे मूव करना है, ये बंदा सुधार के लायक नहीं है, या जैसा भी है, या ये बंदी सुधार के लायक नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरफ से होता है। कईयों की वाइफ भी ऐसी होती हैं जो उनकी ज़िंदगी नर्क करके रखती हैं, और आदमियों का तो आपको पता चलता ही है कि ऐसे हो सकते हैं और होते भी हैं। तो उस समय आपको अपने को एक टाइमलाइन देनी है कि इस समय तक मैं ये चीज़ें कोशिश करूँगी सुधार करने की। तो उसमें एक बड़ा ही ओपन और क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है कि हमारे बीच में ये इश्यूज़ हैं, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर बंदा एक्नॉलेज ही ना करे कि उसके अंदर कोई कमी है, या बंदी एक्नॉलेज ही ना करे कि उसको कोई चीज़ ठीक करनी है, तो वो चीज़ कभी ठीक होगी नहीं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो उनको ठीक करनी है। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो उसके ऊपर काम भी नहीं करेंगे। तो बॉटम लाइन कुछ महीने का टाइमलाइन दे के वहाँ पर उसको एंड कर देना चाहिए। सही बात है? जी हाँ, अगर वो चीज़ सुधरती नहीं है तो आपको ज़रूर अपनी सारी ज़िंदगी एक घुटी हुई ज़िंदगी जीने से आप खुले आकाश में जाके सांस लें, खुली हवा में सांस लें, और अपना जीवन नए सिरे से स्थापित करें। वेरी गुड। तो बहुत सारे लर्निंग्स आ रही, बहुत सारे मैसेजेस यहाँ आ रही हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। अभी तो पार्टी अभी शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ पूछ रहे हैं। तो आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे कि आपने एक बड़ा सक्सेसफुल कैरियर जिया। आप 50 मुल्कों में ट्रैवल की, अकेले भी की। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉनकॉर्ड एक प्लेन होता था जो बंद हो गया, जो आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलता था। मैडम उसमें भी अमेरिका तक गई हैं। तो जब आपका पहला ट्रिप अमेरिका लगा था और एक बढ़िया सा बहुत बड़ा ऑर्डर लेके आई थी, मुझे याद है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि कैसा लगा कि एकदम घर से बाहर निकल के और प्लेन में बैठना, कॉनकॉर्ड में बैठना, फिर वहाँ अमेरिका में कस्टमर से मिलना और एक बड़ा ऑर्डर लाना। उस टाइम मन में क्या चल रहा था और वो आपने कैसे अचीव किया? तो मैं आपके सामने बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी कि मैं बहुत ही शाय थी। मैं बहुत ही संकोच करने वाली लड़की थी, और मुझे बहुत ही कंट्रोल्ड फैमिली में, कंट्रोल्ड चाइल्डहुड में पाला गया। संस्कार तो कूट-कूट के भरे गए, लेकिन आत्मविश्वास, वो कैसे हो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे तो मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन दुनिया में कैसे चलना है, लोगों से कैसे कन्वर्स करना है, बातचीत कैसे करनी है, वो एक बहुत ही पुराने ख़्यालात के हिसाब से मेरा, पुराने विचारों के हिसाब से मेरा पालन-पोषण हुआ। और हम ज़्यादातर किसी के सामने भी नहीं आते थे, जेंट्स के सामने। मतलब बहुत ही कम लोगों के साथ हमारा एक्सपोज़र था, और पेरेंट्स के साथ घर पे ही हम लोग ज़्यादा रहते थे, और बहुत कॉन्वेंट स्कूल में, कुछ और ज़्यादा गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल में मेरी इनिशियल एजुकेशन हुई। उसके हिसाब से भी हमें सिखाया गया था कि बहुत ही हम्बल तरीके से रहना है, और किसी के साथ कभी लड़ाई झगड़ा तो करना दूर की बात है, ऊंची आवाज़ में बोलना भी नहीं है, बड़ों को तो क्वेश्चन भी नहीं करना, जो वो कह रहे हैं बस वो रूल ऑफ थंब हो गया कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, और आप अभी छोटे हो, आपने दुनिया नहीं देखी, उन्होंने दुनिया देखी है। तो हमें हमेशा यही बताया गया कि आपको बाहर जो भी आपकी फैमिली है, चाहे यहाँ या इवन आफ्टर मैरिज, पूरा प्रोटेक्शन आपके बड़ों से मिलेगा, आपके हस्बैंड से, आपके इन लॉज से, वहाँ पे वो आपके बड़े रहेंगे। तो कहीं पे अकेले जाने का पहले कभी अलाउ भी नहीं किया जाता था। बहुत ही गिनी चुनी जगहें होती थी जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स हों, मतलब मेरी फ्रेंड्स में, उनके जहाँ हम जा सकते थे। और जब पहली बार ये मौका आया, और ये मैंने काफ़ी हद तक, काफ़ी टाइम तक इसको सोच समझ के, तब मैंने ये मांग की कि मुझे बाहर जाना है और अकेले जाना है, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मैं खुद को किन्हीं बेड़ियों में जकड़े हुए हूँ, और मेरा वो डर टूटेगा तब जब मैं अकेले बाहर जाऊंगी, क्योंकि डेली लाइफ में तो मैं मार्केट तक अकेले नहीं जाती थी। ये सोचकर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, और फिर उन्होंने मेरी पूरी ट्रैवल की प्लानिंग करके दी। तो थैंक यू वेरी मच, यू डिड द ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो पूरा एयरलाइन टिकट्स और वहाँ से आगे पिकअप वगैरह, इनके एक फ्रेंड थे, उनके यहाँ पे इन्होंने पूरा मेरा करके दिया।
जब मैं पहली बार गई और यहाँ से मैं निकल रही थी घर से, तो आई कुड हियर माई हार्ट बीट्स, मैं अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुन पा रही थी। इतनी ज़ोर से ठक, ठक, ठक कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क सकता है। इतने डर और इतने उससे, लेकिन मैंने उसको कभी ज़ाहिर नहीं होने दिया और मुझे पता था कि जब आप कोई कदम बढ़ाते हैं, तो वो हवा में नहीं रहेगा, कहीं न कहीं ज़रूर पड़ेगा। तो आपको कदम उठाना ज़रूरी है, वो कहीं न कहीं पड़ेगा, फिर अगला कदम उठाएँगे, वो कहीं पड़ेगा, और जब आप डायरेक्शन अपने गोल की तरफ लेकर जाएँगे, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो फिर आप कहीं न कहीं ज़रूर पहुँचेंगे, तब आप ज़रूर वो हासिल करेंगे जिसके लिए आप घर से निकले हैं। ये सोच के मैं घर से निकली। एयरपोर्ट पे मुझे मेरे हस्बैंड छोड़ने आए, बच्चे भी छोड़ने आए थे। बाय करके इन सबको, मेरा बेटा रो रहा था, छोटा था उस समय बहुत, और मेरा भी अंदर से दिल रो रहा था उसको देख के। लेकिन मुझे ये करना ही था। अंदर जाकर तो फिर दुनिया ही डिफरेंट है। वहाँ जाके अपना प्लेन तक का रास्ता गेट पे चेक इन वगैरह करके मैं वहाँ पहुँची, और उसके बाद मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने माइंड को, कि मैं ये डर और ये सब जो संकोच वाली बातें हैं, इनको पीछे छोड़ दूँ। मैंने अपने आप को व्यस्त किया कि मैं कुछ बुक्स, वहाँ पे मैगज़ीन्स होती हैं, बुक्स होती हैं, उन सबको पढूँ और अपने आप को एक उस ज़ोन से निकालूँ जो मुझे बार-बार, मेरी हार्ट बीट जो फ़ास्ट हो रही थी। वहाँ जाकर जब मैं डेस्टिनेशन पर पहुँची, फ़्लाइट चेंज भी की जाती है बीच में, और वो भी मैंने आराम से कर लिया। जब मैं न्यूयॉर्क पहुँच रही थी तो विंडो सीट थी मेरी, और जो मैंने विंडो से नीचे नज़ारा देखा, वो देखकर मेरा माइंड इतना ओपन हुआ। मैंने कहा, मैं तो लग रहा है जैसे किसी पॉन्ड में थी, और अब मेरे को ये इतना बड़ा ओशन, न्यूयॉर्क इज़ एनीवेज़, वहाँ पे ओशन है बहुत बड़ा, और इतना सुंदर वहाँ का दृश्य था कि बिल्कुल लग रहा था किसी मूवी को देख रहे हैं हम। इतना सुंदर दृश्य था वहाँ पे। नीचे उतर के मेरे अंदर एक नई उमंग जागृत हुई, एक नया उत्साह जागृत हुआ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से मुझे सक्सेसफुल होके ही जाना है। तो जो आप बड़ा ऑर्डर लाई उसके बारे में तो बताओ कि आप एक बहुत बड़ा ऑर्डर लाई, बड़े मार्जिन के साथ लाई, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की उन्होंने इस ट्रिप पे, जो बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते थे। तो एक बहुत बड़े कस्टमर से मिली, उससे ऑर्डर भी लिया और अच्छे मार्जिन के साथ लिया। तो जब मैं न्यूयॉर्क पहुँची और वहाँ पर मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये क्लाइंट्स हैं जिनको हमें टारगेट करना चाहिए, जो हमें अच्छे लेवल के और बड़े ऑर्डर्स दे सकते हैं। उनमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्लाइंट था, जिसको हम, जब से हमने अपना काम दोनों ने इकट्ठे शुरू किया, तब से हम सोचते थे कि ये हमारा क्लाइंट होना चाहिए, क्योंकि उसके जो ऑर्डर्स आते थे, उनके डिजिट्स टेलीफोन नंबर की तरह होते थे, और हम हमेशा ये सोचते थे कि काश हम इस क्लाइंट को सर्विस कर पाएँ, इनके साथ हमारा व्यापार हो और हमें यहाँ से ऑर्डर्स मिले। तो एक बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने मुझे कहा कि अगर आप एक बड़ी मछली को कैच कर लेते हो, तो छोटी अपने आप आ जाएँगी। उनकी बात मुझे बहुत सही लगी, और उससे मैंने सिर्फ़ उस क्लाइंट को, करंट क्लाइंट्स तो थे जिनको मैं विज़िट कर रही थी, लेकिन जो नए मुझे ओपन करने थे क्लाइंट्स, उनमें से मैंने उसी क्लाइंट को टारगेट करके फ़ोन करना शुरू किया। मंडे मैं वहाँ पहुँची थी, काम शुरू किया था संडे पहुँचने के बाद, और मंडे से लेके मुझे पता लगा, जब मेरी उनके ओनर से बात हो रही थी, कि वो वहाँ पर सिर्फ थर्सडे आते थे। बाकी टाइम उनका स्टाफ और बाकी लोग, उनकी जो टीम थी, वो संभालती थी। अदरवाइज़ वो किसी और टाउन में बैठते थे अपने वेयर हाउस में। तो उनके जो रिसेप्शनिस्ट थी, उसने मेरी उनसे बात कराई। उन्होंने कहा, ठीक है, आप मतलब अगर इधर आ सकते हैं तो इधर आ जाएँ। पर मुझे अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं लगा, क्योंकि मैं एक सिटी में तो घूम सकती थी, लेकिन सिटी क्रॉस करके दूसरी जगह जाने का उस समय मुझे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लगा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, जिस दिन आप थर्सडे आते हैं तो हम थर्सडे मिलेंगे। लेकिन इस बीच में मैं फिर भी पता करने वहाँ पर गई कि बाय चांस वो, मतलब उनका कोई प्रोग्राम चेंज हुआ हो और वो अगर आए हों, क्योंकि कभी-कभी वो ऐसे अचानक भी आ जाते थे। थर्सडे तक का मैंने वेट किया, तब तक मैं अपने बाकी क्लाइंट से मिलती रही, और थर्सडे को जब मैं वहाँ पर गई, तो मुझे एक और प्रॉब्लम सामने दिखी। उन्होंने कहा कि आज मेरी बैंकर्स इंस्पेक्शन हो गई वेयर हाउस में, तो इसीलिए मैं आज वहाँ नहीं आ रहा। अब मेरा मन थोड़ा-सा सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा, तो आपकी टीम में से कोई और है? फिर उन्होंने कहा, हाँ, मेरे भाई ये पूरा शोरूम संभालते हैं,
चलिए आप इतनी बार यहाँ पे आई हैं तो मैं उनसे आपको इंट्रो कराता हूँ। तो उन्होंने अपने रिसेप्शनिस्ट को बोल के अपने छोटे भाई को बुलवाया जो वहाँ का सारा संभालते थे ऑपरेशंस, और वो मुझे अंदर अपने शोरूम में लेकर गए। वहाँ पे उनके साथ मेरा इंट्रोडक्शन हुआ और सब कुछ जो मैंने अपने बारे में उनको बताया कि हम क्या-क्या करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे अपने प्रोडक्शन के जो कोऑर्डिनेटर थे, प्रोडक्शन मैनेजर, उनसे मिलवाया, और दूसरा उनका एक बेटा गुड्स डिवीज़न था, वहाँ से उन्होंने अपनी उसकी हेड डिज़ाइनर को बुलवाया और उससे मेरा इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि हमारा ऑलरेडी उस समय जर्मनी में एक ऑफ़िस हमने स्टार्ट किया था कि हम वहाँ पर एक रैप के थ्रू काम कर रहे थे। वहाँ पर उनकी जब मेरी डिस्कशन हुई और उन्होंने मुझसे स्पॉट कॉस्टिंग्स माँगी, तो मैंने उनको स्पॉट कॉस्टिंग्स करके दी और डिलीवरी टाइम वगैरह डिसाइड करके कि ये हम इस टाइम तक दे सकते हैं। बहुत सारे स्टाइल्स की हमने स्पॉट कॉस्टिंग्स की और उनको मैंने वो सब चीज़ें बताई। वो नेगोशिएट कर रहे थे, वो सब करने के बावजूद हम वहाँ से, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हम आपको कल बताएंगे। तो 2 दिन मैंने लगातार उनके साथ काम किया, फुल डे उनकी डिज़ाइनर के साथ भी और उनका जो उनका नॉर्मल कैजुअल गुड्स का डिवीज़न था, उनके मैनेजर के साथ भी। दोनों डिवीज़न से मुझे ऑर्डर मिले। बेटर गुड्स से मुझे बहुत बड़े ऑर्डर मिले, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट थे, जो वो मुझसे बनवाना चाहते थे, उनके सैंपल्स में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, तो बहुत लोग उनको छोड़ जाते होंगे। बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ने उनके लिए वो नहीं एक्सेप्ट किए। लेकिन मुझे क्योंकि इस चीज़ का डर नहीं था, मुझे लगा कि मैं करवा सकती हूँ। मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस और भरोसा था कि एक गारमेंट में 10 स्टेजेस हों या 100 स्टेजेस हों, वो मैं बनवा सकती। उसके हिसाब से मैंने उनको वो कॉस्टिंग्स करके दी, और जब हम वापस आए, उस दिन उन्होंने कहा कि हम आपके लिए पैकेज तैयार करके रखेंगे और आप वहाँ से आके सिर्फ ले जाना, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक टीडियस प्रोसेस है कि इतने सारे ऑर्डर्स को बनाना, उनका एक पैक बना के देना उस डिज़ाइनर के लिए एक टीडियस प्रोसेस था, एक मुश्किल प्रोसेस था, उसमें टाइम लगना था। तो उन्होंने एक दिन का हमसे टाइम मांगा। उसके अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी वापसी की, तो मुझे अंदर से जब तक ऑर्डर हाथ में ना आ जाए तब तक फिर धक 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 शुरू हो गई। लेकिन वो ऑर्डर जब मेरे हाथ में आए, मैं सिर्फ वो ऑर्डर्स पिक करने के लिए गई थी, मतलब गई भी नहीं थी, वो कोई और जाके मेरे लिए लेके आए। हमारे एक मित्र थे, वो जाके वहाँ से और वो पार्सल मेरे लिए ले आए। उसके बाद मेरी फ़्लाइट थी, तो मुझे खोल के देखने का भी टाइम नहीं मिला कि मुझे क्या मिला है फाइनली। जब हम वापस पहुँचे, इंडिया वापस आके, उसके बाद मैंने वो ऑर्डर जब खोल के उनके टोटल करना शुरू किया, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। एंड दैट ऑर्डर इन 1993, 1993 की बात मैं कर रही हूँ, जब हमने टोटल लगाया तो पूरे 1 करोड़ का ऑर्डर था। 93 लाख का ऑर्डर जो था वो बेटर गुड्स डिवीज़न से था, और 7 लाख समथिंग का ऑर्डर उनके कैजुअल वेयर डिवीज़न से था। वो भी कैजुअल वेयर के लिए थोड़ी सी टफ आइटम थी जो मैंने चूज़ की थी। उसके साथ मेरा अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत आगे बढ़ गया, और वो चीज़ें जब मैं लेकर आई तो मुझे अभी तक याद है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि ये इतनी मुश्किल चीज़ें तुम ले तो आई हो, इनको बनवाएगा कौन? ये तो काफ़ी मुश्किल लग रही हैं। और मैंने कहा, मैं हूँ ना, मैं बनवाऊँगी। जब हमने वो ऑर्डर्स का कैलकुलेशन किया, तो उसमें जो हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्डर बनाने का, भेजने का जो कंपोनेंट था, वो 50% था। तो 50 लाख में अगर हमारे वो ऑर्डर बने, तो बैलेंस 50 लाख जो था वो हमारा प्रॉफिट था। दैट वाज अनदर रियलाइजेशन कि मुझे लगा कि मैं इतने अच्छे ऑर्डर ला सकती हूँ जिसमें हमें इतना प्रॉफिट हो सकता है। दैट वाज अनदर गुड थिंग। तो देखिए 93 में 50 लाख का मार्जिन एक ही ऑर्डर में, कोई मामूली बात नहीं है। तो यहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, फिर मैडम बन गई अनस्टॉपेबल। दुनिया की बेस्ट पे बेस्ट डिज़ाइनर से काम किया इन्होंने, और सब तरसती थी कि उमा मैडम से काम करने को मिले, क्योंकि ये बेस्ट डिज़ाइन बनाती हैं, बेस्ट सैंपल्स बनाती हैं। तो ये तो हुआ ये वाली एक जर्नी। अब आप एक साथ पे लाइफ कोच है और बिजनेस मेंटर भी है। ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर, चाहे वो महिला हो या मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो,
दोनों चीज़ें अगर लाइफ ठीक नहीं चल रही तो धंधा ठीक नहीं चलेगा, और अगर धंधा ठीक नहीं चल रहा है तो लाइफ ठीक नहीं चलेगी। तो इस तरह के लोगों को आप जो आते हैं आपके पास, क्योंकि कई बिजनेस मेंटर होते हैं उनको लाइफ का नहीं मालूम, कई लाइफ कोच है तो बिजनेस का नहीं मालूम, आपके पास ये दोनों टैलेंट है। उस सिचुएशन को आप हैंडल करके लोगों को, बहुत लोगों को आपने सक्सेस दिलाई है, वो कैसे होता है? जो आपकी लाइफ है इन टोटलिटी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल, इन 4 एस्पेक्ट्स से कंट्रोल होती है। और इन चारों में फाइनेंशियल का एक रोल है। आपका बिजनेस जो है वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, और इनफैक्ट आपका बिजनेस जो है वो एक किस्म से आपकी ही एक्सटेंशन है। जो आप क्रिएट कर रहे हो वो आपकी एक एक्सटेंशन है, जिसमें आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपकी हैबिट्स, आपका डिसिप्लिन, ये सब बहुत मैटर करते हैं। आपकी सोच, और हर चीज़ लाइफ में एक सोच से शुरू होती है, और वो सोच आपके बिलीफ सिस्टम से शुरू होती है। तो जब आपकी सोच सही है तो आपके डिसीजंस भी सही रहेंगे और आपके एक्शंस भी सही रहेंगे, इसीलिए रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों का एक सामंजस्य बना के चलें। वर्क लाइफ बैलेंस भी उसमें आपको ज़रूर इंटीग्रेट करना है, ताकि आप अपनी फैमिली को भी ऐसे निगलेक्ट ना करें, और आप अपने बिजनेस के भी सब एस्पेक्ट्स को पूरा जस्टिस कर पाएँ, और अपने बिजनेस के सब एस्पेक्ट्स को आप पूरी तरह से जस्टिफाई करें, और आप ये देखें कि आपका बिजनेस भी इतनी ऊंचाइयां क्रॉस करे कि एक दुनिया में लेगेसी छोड़े, एक वैल्यू क्रिएट करे दुनिया के लोगों के लिए, आपके क्लाइंट्स के लिए, आपकी टीम के लिए, आपके वेंडर्स के लिए। और अगर आप उस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं जहाँ पे आपके शेयर होल्डर्स हों, तो आपके शेयर होल्डर्स के लिए, आखिर हर बिजनेस एक स्मॉल बिजनेस से ही शुरू होता है। और ज़िंदगी तो आप जानते हैं, उसमें हर तरह की कठिनाइयाँ आएंगी। इतने लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, उतने लोगों के साथ आपको कैसे निभाना है, कैसे चलना है उनके साथ, सिचुएशंस को कैसे ओवरकम करना है, सब चीज़ आपस में एक गैमट है विच वी कॉल एज लाइफ। वेरी गुड। तो कुछ कुछ बातें कई लोगों के शायद यहाँ से निकल रही होंगी, लेकिन 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा फाइनल सवाल है मेरा कि आप जो अपनी उम्र से छोटी लगती हैं, तो देखिए कि अभी मेरी उम्र 67 साल है मैडम, मेरे से 5 साल छोटी है, और ये उम्र से 20 साल छोटी लगती है। तो उसका क्या राज है? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछेंगे कि कहीं आपकी 3rd वाइफ या 2nd वाइफ तो नहीं। तो पहले बता दूं, पहली और आखिरी है। तो हाउ डू यू मेंटेन, आप अपने वेट को, अपनी ब्यूटी को, ग्रूमिंग को कैसे मेंटेन करती हैं? बहुत सारी महिलाएं ये सवाल पूछ रही होंगी, सोच रही होंगी कि मैम कैसे अपने आप को मेंटेन करती है इतना अच्छा। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सुरेश जी। और क्या बात है, आज तो मुझे भी सुरेश जी सुनने को मिल गया। तो आपको, जैसे मैंने कहा, हर चीज़ में एक बैलेंस बना के रखना है। वैसे ही आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जागरूक रहना चाहिए। आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना जाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं, वो सब आपका एक नॉर्मल रूटीन होना चाहिए। और रूटीन के हिसाब से आपको हर चीज़ के लिए टाइम निर्धारित करना चाहिए, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, जो आपकी लाइफ में आपको हमेशा काम आने वाली है। पहला सुख निरोगी काया, ये हम सब जानते हैं। तो अगर आपके जीवन में कहीं पे आपकी काया में रोग लग गया, तो फिर आप अपना उतना योगदान किसी भी एस्पेक्ट में नहीं दे पाएंगे। इसलिए खुद को स्वस्थ रखना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली स्वस्थ रखना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर आपको कोई तरह का स्ट्रेस है, और आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस जो है वो मतलब बिल्कुल बाहर असीमित होता जा रहा है, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको इमीडिएट ध्यान देना चाहिए। इमीडिएट आपको उस चीज़ को महसूस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और फिर उसको रिजॉल्व करने के तरीके ढूंढने चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि मेडिटेशन का भी हमने शुरू में बात की थी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन आपके अंदर की स्टेट को ऑल्टर तो करता ही है, इमीडिएट स्ट्रेस रिलीफ भी देता है। और मेडिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो लिंगरिंग, ट्रांसेंडिंग होते हैं। तो वो जैसे आप एक के बाद एक बार बार उस चीज़ को करते हैं, वो ट्रांसेंडिंग बेनिफिट्स होने की वजह से वो आपके अंदर ऐसे चेंजेस लाते हैं कि आपके हार्मोन्स और इमोशंस को चेंज करने का उनके अंदर पावर रहता है। इसीलिए ये बहुत ही कारगर टूल है, इसे आप अपनाएं।
मेरे चैनल पर भी कुछ आपको मिल जाएंगे। और एक जैसे अभी सुरेश जी ने कहा कि आप पूरी तरह से ऐसा क्यों नहीं चैनल बनाते, तो मैंने आज प्रॉमिस किया आप सबके सामने आपके लिए एक ऐसा चैनल बनाएंगे जिसमें आपको ये सारी रेमेडीज़ रेडी मिल सके और आप उन्हें यूज़ कर सकें। सो पहला सुख निरोगी काया, लेकिन अगर उसके साथ हो माया तो लाइफ हो झिंगा लाला। थैंक यू वेरी मच मैडम, ऑल द बेस्ट। आपका पहला पॉडकास्ट हुआ है और अब आप करते रहिएगा, अपना चैनल बनाइए, मेडिटेशन, अफर्मेशन सब दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को भी आपकी तरह सक्सेस ज़िंदगी में हासिल हो। थैंक यू।